फिल्म की शुरुआत में डेविड का परिचय होता है, जो केरल हाईकोर्ट का एक मशहूर वकील है। वे हमेशा सच और न्याय का साथ देता है और किसी भी ताकतवर इंसान के खिलाफ लड़ने से नहीं डरता। इसी बीच केरल के चर्चों के बड़े अधिकारी बिशप उसे मिलने आते हैं। दरअसल चर्च के फादर फ्रांसिस फिलिप पर उसी चर्च की एक नन के साथ रेप करने का आरोप लगा है। डेविड उस पीड़ित नन की तरफ से केस लड़ने का फैसला करता है। बिशप डेविड को समझाते हैं कि वे भी उनके ही समुदाय का है, इसलिए उसे ये केस छोड़ देना चाहिए, वरना पूरे समुदाय की बदनामी होगी। लेकिन डेविड साफ कह देता है कि जिसने भगवान की सेवा करने वाली एक नन के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया है, उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा, इसलिए वे हर हाल में पीड़िता को इंसाफ दिलवाएगा। अगले दिन डेविड शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचने निकलता है, लेकिन फादर फ्रांसिस के समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं ताकि डेविड शिकायत दर्ज ना करा सके। उस दौरान एक एमएलए पुलिस अधिकारी सैमुअल को फ़ोन करके कहता है कि किसी भी हालत में डेविड की शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए। हंगामे के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी शिकायत देने पुलिस स्टेशन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का मुक्की में एक पुलिसवाले की वजह से वे गिर जाता है और भीड़ उसे कुचल देती है। बाद में उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जानकी अपने साथ नवीन नाम के एक लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन आती है। वे अपने पिता की गुमशुदगी की यानी कि मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आई होती है। तभी टीवी पर खबर चलती है कि भगदड़ में मारे हुए बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि जानकी के पिता श्रीनिवास राव थे। ये सुनकर जानकी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जांच के बाद पुलिस को चौंकाने वाली बात बताती है। जानकी के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके साथ एक या उससे ज़्यादा लोगों ने रेप किया है। डॉक्टर ये भी बताती है कि घटना लगभग 2 दिन पहले हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस मीडिया से झूठ बोलती है कि जानकी के पिता की मौत भगदड़ से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई, ताकि मामला ज़्यादा ना बढ़े। उधर एमएलए फिर से डेविड को धमकाता है कि वे फादर फ्रांसिस का केस छोड़ दे, लेकिन डेविड साफ कह देता है कि उसे किसी भी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता और वे सिर्फ न्याय के लिए लड़ता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मैथ्यूज जानकी के मामले की जांच शुरू करता है। जानकी की सहेलियां बताती है कि इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जानकी बेंगलुरु में नौकरी करती थी। गांव के त्योहार की वजह से वे कुछ दिनों के लिए घर आई थी। बाकी दोस्त वापस बेंगलुरु चले गए, लेकिन जानकी अपने पिता के साथ रुक गई थी। दोस्त एक और घटना बताते हैं। गांव आते समय वे एक बेकरी पर रुके थे। वहां दुकान का मालिक टोनी जानकी से बदतमीजी करता है और कुछ लड़के भी जानबूझकर उसे टकरा कर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसके दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर मैथ्यूज जानकी से पूछता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। तब जानकी पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि दोस्तों को बस में बिठाने के बाद उसे याद आया कि उसका मोबाइल बेकरी में रह गया है। वे वापस मोबाइल लेने गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने मोबाइल उठाकर लौटना चाहा, किसी ने उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वे नदी किनारे पड़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। तभी उसे समझ आ गया कि उसके साथ रेप हुआ है। घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपने पिता को बताई और पुलिस में शिकायत करने की बात कही, लेकिन उसके पिता समाज की बदनामी के डर से मना कर देते हैं और सबूत मिटाने के लिए उसके कपड़े तक जला देते हैं। जानकी को अपने पिता की ये बात बहुत बुरी लगती है और वे टूट जाती है। अगली सुबह पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वे शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन उसी भगदड़ में उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जानकी रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार करती रहती है। जब वे नहीं मिलते तो नवीन की मदद से पुलिस स्टेशन जाती है और वे टीवी पर अपने पिता की मौत की खबर देखकर बेहोश हो जाती है। जांच के दौरान पुलिस बेकरी पहुंचती है। वहां क्लोरोफॉर्म की बोतल मिलने पर टोनी और उसके दोस्त आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेकरी के एक कर्मचारी का कहना होता है कि टोनी और आनंद दुकान की सीसीटीवी से लड़कियों को जूम करके देखते थे। इसी आधार पर पुलिस दोनों को रेप का आरोपी मानकर चार्जशीट दाखिल कर देती है। उस दौरान नवीन को जानकी से प्यार हो जाता है। वे और उसकी बहन सायरा देखते हैं कि समाज और रिश्तेदारों ने जानकी का साथ छोड़ दिया है, इसलिए वे कानूनी प्रोसेस पूरी करके जानकी को अपने घर ले आते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं।
कुछ समय बाद जानकी का केस कोर्ट में शुरू होता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मशहूर वकील डेविड जानकी की तरफ से नहीं बल्कि आरोपी टोनी और आनंद की तरफ से केस लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंचता है। उसकी वजह यह होती है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा तब तक फादर फ्रांसिस वाला केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोर्ट में डेविड सबसे पहले जानकी से उस रात की पूरी घटना पूछता है। इसके बाद वे डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाता है। डॉक्टर बताती है कि जानकी के शरीर में क्लोरोफॉर्म के साथ एक ऐसी दवा भी मिली थी जिससे इंसान लंबे समय तक बेहोश रहता है। फिर डेविड जांच अधिकारी मैथ्यूज से सवाल करता है। वे पूछता है कि अगर क्लोरोफॉर्म की बोतल बाद में लाई गई थी तो चार्ज शीट में पहले से दुकान में होने की बात क्यों लिखी गई, और जिस कपड़े से जानकी का गला दबाया गया था वे सबूत कहाँ है। इन सवालों का मैथ्यूज के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद डेविड टोनी और आनंद को गवाही के लिए बुलाता है। दोनों कहते हैं कि उस रात वे 9:45 बजे दुकान बंद करके चले गए थे और अगली सुबह 5 बजे ही वापस आए। क्लोरोफॉर्म की बोतल के बारे में वे बताते हैं कि कोई ग्राहक उसे भूल गया था, इसलिए उन्होंने उसे दुकान में सुरक्षित रख दिया था। डेविड कोर्ट में दलील देता है कि पुलिस ने सही जांच नहीं की और बेगुनाह लोगों को फंसा दिया। जज भी जांच पर सवाल उठाते हुए सुनवाई आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद डेविड अपनी टीम के साथ जानकी की पूरी प्राइवेट जिंदगी की जाँच शुरू कर देता है। अगली सुनवाई में वे जानकी के बेंगलुरु ऑफिस, उसके टीम लीडर वेंकट, उसकी छुट्टियों और उसके निजी रिश्तों को लेकर लगातार सवाल पूछता है। वे यहाँ तक पूछता है कि उसने इंटरनेट पर अबॉर्शन पिल्स के बारे में क्यों सर्च किया था। फिर डेविड बेकरी का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें साफ दिखाई देता है कि टोनी रात 9:45 बजे दुकान बंद करके चला गया था। जानकी ने कहा था कि वे 10 बजे मोबाइल लेने वापस आई थी। ये फुटेज देखकर जानकी और उसका वकील दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद डेविड एक और बड़ा खुलासा करता है। वे बताता है कि जानकी कुछ दिन पहले एक गायनिकोलॉजिस्ट से मिली थी और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वे प्रेग्नेंट है। डेविड आरोप लगाता है कि जानकी अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हुई थी और इस बात को छिपाने के लिए उसने रेप की झूठी कहानी बनाई। ये सुनकर जानकी पूरी तरह टूट जाती है। वे रोते हुए कहती है कि उसे खुद नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वे अबॉर्शन करवाने नहीं गई थी और डेविड के सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन कोर्ट में मौजूद सबूत जानकी के खिलाफ दिखाई देते हैं, इसलिए जज मान लेते हैं कि पुलिस ने गलत लोगों को फंसाया था और जानकी ने झूठी कहानी बनाकर कोर्ट और पुलिस का समय बर्बाद किया है। इसी आधार पर टोनी और आनंद को बरी कर दिया जाता है, जबकि जानकी पर जुर्माना लगाकर केस खारिज कर दिया जाता है। फैसला सुनते ही जानकी सदमे में बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद पुलिस कांस्टेबल फिरोज जानकी से मिलता है और उसके पिता की मौत के लिए माफ़ी मांगता है। वे कहता है कि ये सब गलती से हुआ था। जानकी उसे माफ़ कर देती है। फिरोज उसे हिम्मत देता है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन इसके लिए नए सबूत ढूंढने होंगे। उधर नवीन और सायरा डेविड से मिलते हैं और कहते हैं कि उसने गलत लोगों का साथ देकर एक बेगुनाह लड़की के साथ अन्याय किया है। तब डेविड कहता है कि कोर्ट में सिर्फ सच नहीं बल्कि सबूत मायने रखते हैं। अगर उसे कभी लगा कि उससे गलती हुई है तो वे अपनी गलती जरूर सुधारेगा। इसके बाद फिरोज और जानकी नए सबूत तलाशना शुरू करते हैं। जांच के दौरान फिरोज को पता चलता है कि बेकरी के पास एक मोबाइल शॉप का भी सीसीटीवी कैमरा था। वे फुटेज देखने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर मैथ्यूज उसे मना कर देता है और कहता है कि केस की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। तभी पुलिस स्टेशन में डेविड आता है। फिरोज उसकी मदद मांगता है। डेविड अपने जूनियर से वे सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर फिरोज को दिखाने के लिए कह देता है। जब डेविड खुद उस फुटेज को ध्यान से देखता है तो उसे एक बहुत छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट सुराग मिलता है। रात 10 बजे एक कार बेकरी के सामने से गुजरती है और उसके शीशे में बेकरी की परछाई दिखाई देती है। उस परछाई से साफ पता चलता है कि दुकान 10 बजे भी खुली हुई थी, जबकि कोर्ट में कहा गया था कि दुकान 9:45 बजे बंद हो गई थी। ये देखकर डेविड को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने सचमुच एक निर्दोष लड़की के खिलाफ केस लड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दौरान फिरोज एक और सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि जानकी का टीम लीडर वेंकट घटना वाली रात उसी बेकरी के पास मौजूद था, जबकि उसने पहले दावा किया था कि वे पिछले 6 महीने से बेंगलुरु से बाहर गया ही नहीं। ये देखकर फिरोज और नवीन को उस पर शक हो जाता है। दोनों बेंगलुरु जाकर वेंकट के घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही वेंकट घबरा कर भागने की कोशिश करता है। फिरोज और नवीन उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं
और पूछते हैं कि वे उस रात बेकरी के पास क्या कर रहा था और आखिर वे उनसे भाग क्यों रहा है। वेंकट से पूछताछ करने पर वे बताता है कि वे उस रात जानकी का फ़ोन ढूंढने ही वहाँ गया था। फिरोज और नवीन उसे लेकर केरल आते हैं। जानकी के सामने वेंकट पूरी सच्चाई बताता है। उसकी बात सुनकर जानकी हैरान रह जाती है और गुस्से से भर उठती है। वेंकट के खुलासे से पूरे केस की दिशा ही बदल जाती है। नवीन सारे सबूत लेकर डेविड के पास जाता है और कहता है कि अब जानकी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। डेविड कहता है कि वे पहले ही जानकी के खिलाफ केस लड़ चुका है, इसलिए अब उसके पक्ष में नहीं लड़ सकता। लेकिन वे अपनी बहन निवेदिता, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, का नाम बताता है और कहता है कि वही ये केस लड़ेगी। डेविड सलाह देता है कि सिर्फ कोर्ट में अपील करने से काम नहीं चलेगा, इस मामले को सोशल मीडिया और पूरे समाज के सामने लाना होगा। वे कहता है कि एक लड़की अपनी मर्जी के बिना प्रेग्नेंट हो गई है और अब समाज उसी को दोषी मान रहा है। उसकी आज़ादी और सम्मान से जीने का अधिकार छिन गया है। आखिर उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी किसकी है? इसी सवाल को लेकर सरकार, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग और पूरे सिस्टम के खिलाफ रीट पिटीशन दायर की जाती है। यही केस जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल बन जाता है। मामला पूरे राज्य में चर्चा का सब्जेक्ट बन जाता है और बड़ी संख्या में लोग जानकी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जानकी की तरफ से निवेदिता बहस करती है। सबसे पहले वे उस मोबाइल शॉप के मालिक को गवाही के लिए बुलाती है जहां जानकी का फ़ोन बेचा गया था। दुकानदार एक फ़ोटो देखकर पहचान लेता है और बताता है कि यही आदमी जानकी का फ़ोन बेचकर गया था। इसके बाद निवेदिता वे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें रात 10 बजे एक कार के शीशे में बेकरी की परछाई दिखाई देती है। इससे साफ साबित हो जाता है कि बेकरी 10 बजे भी खुली हुई थी, जबकि पहले कोर्ट में कहा गया था कि दुकान पौने 10 बजे बंद हो गई थी। टोनी और आनंद भी मान लेते हैं कि वीडियो में दिख रही परछाई उनकी ही बेकरी की है। अब कोर्ट में जानकी के टीम लीडर वेंकट को बुलाया जाता है। वे पूरी सच्चाई बताता है। वेंकट लड़कियों का दीवाना था। ऑफिस में वे बहाने से कर्मचारियों के फ़ोन अपने पास लेता था और लड़कियों के मोबाइल में चोरी छिपे स्पाई ऐप इंस्टॉल कर देता था। उस ऐप की मदद से वे उनके फ़ोन की हर एक्टिविटी, फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में देख सकता था। कई बार ऐप अपने आप फ़ोटो खींचकर भी उसे भेज देता था। घटना वाली रात भी उसी ऐप ने कुछ फ़ोटोज़ वेंकट के फ़ोन पर भेजी और वहीं से पूरे मामले का सच सामने आया। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये निकलता है कि जानकी के साथ रेप टोनी और आनंद ने नहीं किया था। असली अपराधी बेकरी में काम करने वाला मनोहर था। उस रात टोनी और आनंद हमेशा की तरह पौने 10 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। उनके जाने के बाद मनोहर पीछे वाले कमरे से बाहर आया, सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया, लाइटें जलाई और दुकान में बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नज़र जानकी के भूले हुए मोबाइल पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि जानकी अपना फ़ोन लेने जरूर वापस आएगी। कुछ देर बाद जानकी सचमुच वहां पहुंचती है। जैसे ही वे अपना फ़ोन लेकर वापस लौटने लगती है, मनोहर पीछे से उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर देता है। इसके बाद वे उसके शरीर में नशीली दवा का भारी इंजेक्शन लगाता है, उसके साथ रेप करता है और फिर उसे उसकी स्कूटी समेत नदी किनारे छोड़कर फरार हो जाता है। बाद में वे जानकी का मोबाइल बेचकर अपने गाँव भाग जाता है। ये सच जानकर जानकी पूरी तरह टूट जाती है। वे रोते हुए अपने पेट पर हाथ मारती है और कहती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद डेविड, फिरोज और नवीन मनोहर के गांव पहुंचते हैं। वे वहां मेले में भेष बदलकर छिपा होता है, लेकिन तीनों उसे पकड़कर कोर्ट में पेश कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि मनोहर पहले से ही अपराधी रह चुका है। कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेज देती है। अब सबसे बड़ा सवाल जानकी की प्रेगनेंसी का होता है। कोर्ट में बहस होती है कि क्या एक लड़की जो अपनी मर्जी के बिना प्रेग्नेंट हुई है, उसे पूरी जिंदगी उस बच्चे को जन्म देकर पालने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जानकी कहती है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को जीने का अधिकार है, लेकिन उसकी इच्छा के बिना उसके शरीर पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। सरकार का वकील कहता है कि चाहे बच्चा किसी भी परिस्थिति में आया हो, उसे जन्म देना और पालना ही होगा। तब डेविड खड़े होकर कहता है कि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी करने के लिए मजबूर करना उसके संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भ्रूण को जीने का अधिकार है, लेकिन महिला की इच्छा और उसके अधिकारों की भी रक्षा होना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं कि जानकी की प्रेगनेंसी 7वें महीने में है, इसलिए नॉर्मल तरीके से अबॉर्शन कराना सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये एक विशेष मामला है।
मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर यदि जानकी गर्भ समाप्त करना चाहती है तो उसे ये अधिकार होगा, और यदि बच्चे का जन्म होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। कुछ समय बाद ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिलाया जाता है। कोर्ट मनोहर और वेंकट दोनों को उनके अपराधों के लिए सजा सुनाती है। साथ ये भी साबित हो जाता है कि भगदड़ में जानकी के पिता की मौत के लिए कांस्टेबल फिरोज जिम्मेदार नहीं था, इसलिए उसे दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है, यानी कि उसे वापस नौकरी पर रख लिया जाता है। डेविड कहता है कि कई बार लोगों को इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि पुलिस सही जांच नहीं करती या फिर अदालत के सामने सच नहीं सिर्फ उपलब्ध सबूत पहुंचते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।